स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे द्विघटक तंत्र का अध्ययन करेंगे जिसमें ठोस और गैस प्रावस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में पाई जाती हूँ। द्विघटक तंत्र, ठोस और गैस प्रावस्थाएं, टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड गैस फेज। तो जब द्विघटक तंत्रों में ठोस और गैस प्रावस्थाएं आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाती हैं तो यह एक भिन्न प्रकार की साम्य अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं। When two phases, one is solid and the other is gas, react to form one or more compound, then it is an important type of phase equilibrium. इसका एग्जाम्पल है जल योजित लवण, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, या धात्विक एमोनिएट, मेटेलिक एमोनिएट्स। इनमें से हम जल योजित लवण सॉल्ट हाइड्रेट के रूप में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाने वाले द्विघटक तंत्र कॉपर सल्फेट वाटर तंत्र या कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम की स्टडी करेंगे। सो द एग्जाम्पल ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड गैस फेज इज कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम। तो हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट और जल मिलाकर दो घटक हैं, एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा है वाटर, मिलाकर तीन प्रकार के यौगिक बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रेट। प्रत्येक हाइड्रेट एक ठोस अवस्था होती है जो कि अपघटित होकर जलवाष्प और कम क्रिस्टलीय जल वाला हाइड्रेट बनाता है। इस तंत्र के तीन हाइड्रेट्स कौन कौन से हैं? कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट 3H2O और कॉपर सल्फेट 1H2O। तीन तो हाइड्रेट हो गए और इसके अतिरिक्त चौथी प्रावस्था है निर्जलीय कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट and H2O combine to give three types of compounds which are known as hydrates. Each hydrate is a solid phase and dissociated into vapor and hydrate of lower water of crystallization. Three hydrates are CuSO4.5H2, copper sulfate pentahydrate, copper sulfate CuSO4.3H2O, copper sulfate trihydrate, and CuSO4.H2O, copper sulfate monohydrate. Apart from these, there is another solid phase which is anhydrous copper sulfate. अब इनके बीच में जो साम्यावस्था है या इक्विलिब्रियम है उसको हमने टेबल में दिखाया गया है। इस तंत्र में एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम ठोस और गैस अवस्थाओं पर, फेजेस पर विचार कर रहे हैं, के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम
दाब को स्थिर नहीं मान सकते। यहां पर क्या है कि प्रेशर को कांस्टेंट नहीं मानकर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मानेंगे। ये भिन्नता है। अभी तक हमने क्या किया था, समानीत प्रावस्था नियम लगाया था और कांस्टेंट क्या माना था हमने, दाब, प्रेशर। अब यहाँ हमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना है, नहीं रख सकते हम, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब टेम्परेचर हम अपनी इच्छा से स्टडी करने के लिए फिक्स कर लेंगे। इट मे बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इट मे बी 50 डिग्री। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर दिखाए गए। तो पहला इक्विलिब्रियम है कॉपर सल्फेट 5H2O, सॉलिड प्रावस्था है, आप जानते हैं। ये किस में डिसोसिएट हो रही है, कॉपर सल्फेट .3H2, ये भी सॉलिड प्रावस्था है, और 2H2O गैस, ये गैस प्रावस्था है। 50 डिग्री पर वेपर प्रेशर होगा 45.5 और 25 मिलीमीटर मरकरी, और इसी तरीके से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा 7.8 मिलीमीटर मरकरी। दूसरा है CuSO4.3H2 सॉलिड, ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, CuSO4.H2O प्लस 2H2O गैस। यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है, 30.9 मिलीमीटर 50 डिग्री पर, और 5.6 जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी तरीके से CuSO4.H2O सॉलिड, CuSO4 सॉलिड एनहाइड्रस प्लस H2O गैस। यहाँ वेपर प्रेशर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.5 मिलीमीटर, और 25 डिग्री पर है 0.6 मिलीमीटर। अब इस सिस्टम का फेज डायग्राम हमें, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फेज डायग्राम है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ठोस और गैस प्रावस्थाओं की, इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम एक ठोस प्रावस्था हो। यहाँ ये तीनों इक्विलिब्रियम हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक समय में दो ठोस अवस्थाएं होती हैं। तो दो ठोस प्रावस्थाएं हो गई और एक गैस प्रावस्था हो गई, यानी हमेशा इक्विलिब्रियम में तीन प्रावस्थाएं रहेंगी। तो प्रावस्था नियम क्या कहेगा, F = C - P + 2, यानी F = 2, C = 2 -3 + 2 यानी 1। इसलिए स्वतंत्रता की कोटि एक से अधिक नहीं होगी कभी भी। स्वतंत्रता की कोटि एक से अधिक नहीं होगी, और इसको हम प्रावस्था आरेख से समझ सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी, ऑलवेज देयर आर 3 phases in equilibrium. 2 are solid and 1 is gas. So the degree of freedom is C - P + 2,
C इज इक्वल टू 2 माइनस P इज इक्वल टू 3 और प्लस 2, तो इट इज़ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यानी कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ हमने नॉर्मल प्रावस्था नियम लगाया। अब जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वाष्प दाब कम होता जाता है। देखिए, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ए पॉइंट पर 100% वाटर है। अब हम जैसे जैसे इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। यहाँ वाई एक्सिस पर प्रेशर है मिलीमीटर में और एक्स एक्सिस पर है कंपोजिशन या संगठन। दोनों ही स्केल रहित हैं, दैट इज नॉट टू स्केल, है ना, स्केल रहित हैं। अब वक्र ए बी ये बताता है कि जैसे जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती है वाष्प दाब कम होता जाता है। रेखा BC संतृप्त विलयन और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के बीच इक्विलिब्रियम को प्रकट करती है। लाइन BC इंडिकेट द इक्विलिब्रियम बिटवीन कॉपर सल्फेट 5H2O एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। BC लाइन पर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट 5H2O। आप देख रहे हैं यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉपर सल्फेट 5H2O को लिखा है C5, कॉपर सल्फेट 3H2O को लिखा है C3, कॉपर सल्फेट 1H2O को लिखा है C1 और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को हमने लिखा है C0। तो BC पर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त विलयन है, प्लस C5 माने कॉपर सल्फेट 5H2। अब C बिंदु के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में द्रव प्रावस्था भी होगी। तो C बिंदु पर केवल और केवल कॉपर सल्फेट 5H2O होता है। यहाँ पर सिस्टम में, तंत्र में इतना जल नहीं होता कि वो विलयन बना सके, तो वो किस किस रूप में हुआ, एक तो क्रिस्टलीय जल के रूप में हुआ और वाष्प के रूप में होता है। अतः किसी विलयन का लगातार वाष्पीकरण किया जाए तो क्या होगा, जल निकल जाएगा और C बिंदु पर केवल हमें मिलेगा CuSO4 डॉट 5H2। लेकिन हम जानते हैं कि तंत्र में केवल एक ठोस अवस्था नहीं रह सकती, तो फिर क्या होता है, इस बिंदु पर कॉपर सल्फेट 5H2O डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है और क्या देता है, CuSO4 डॉट 3H2O प्लस 2H2O। इस अवस्था में जो वेपर प्रेशर है
वो हम देख सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, ये होता है 45.5 मिलीमीटर। अब निर्जलीकरण की क्रिया से यहाँ पर क्या हुआ, एट ए पॉइंट CuSO4.5H2O solid decomposes to give CuSO4.3H2O plus 2H2O। अब यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पर प्रेशर है 45.5 मिलीमीटर। अब क्या होता है, निर्जलीकरण की क्रिया से इक्विलिब्रियम डी से ई बिंदु पर आ जाता है। ई पर केवल हमें क्या मिलेगा, CuSO4.3H2। डी से ई के बीच में CuSO4.5H2O भी है और CuSO4.3H2O भी है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। लेकिन बिंदु ई पर केवल CuSO4.3H2O पाया जाता है। At point E we only have CuSO4.3H2O। अब क्या होता है, ये क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता इक्विलिब्रियम में, इसलिए ये अपघटित होकर CuSO4.3H2O और 2H2O बनाता है, यानी C1 और H2O बनाता है। अब जब ये इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया तो हम टेबल से देखते हैं कि प्रेशर कितना हो जाएगा, 30.9। देखिए प्रेशर हो गया 30.9 और ये बिंदु कहाँ पर आ गया, F पर। ये बिंदु F पर आ गया। अब FG लाइन ये इक्विलिब्रियम बताएगी किस किस के बीच में, CuSO4.3H2O और CuSO4.H2O के बीच में, यानी C3 और C1 के बीच में। FG लाइन के अलॉन्ग वी फाइंड इक्विलिब्रियम बिटवीन C कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट एंड कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। दैट इज इस लाइन के अलॉन्ग C3 और C1 पाए जाएंगे। अब जैसे ही हम जब तक सारा का सारा C3 C1 में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, नहीं बदल जाता है, तब तक आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर या प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे हम G बिंदु पर आए, सारा का सारा ट्राईहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट में बदल गया, यानी G बिंदु पर केवल और केवल मोनोहाइड्रेट होता है, जो G बिंदु पर अपघटित होकर कॉपर सल्फेट और H2O देता है। वाष्प दाब G बिंदु से कहाँ तक आ जाएगा, H बिंदु तक, यानी 4.5 मिलीमीटर तक आ जाएगा। अब HI रेखा जो है वो क्या बताएगी, वो मोनोहाइड्रेट और निर्जलीय कॉपर सल्फेट के बीच में साम्य को बताती है। HI लाइन के अलॉन्ग वी हैव एन इक्विलिब्रियम बिटवीन कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम आई पर आते हैं, आई बिंदु पर, तो आप देख रहे हैं आई बिंदु का क्या कंपोजिशन है, 100% कॉपर सल्फेट, यानी आई बिंदु पर
केवल और केवल निर्जल कॉपर सल्फेट पाया जाता है। ओनली एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज फाउंड एट द पॉइंट आई। अब यदि हम उल्टा चलें, मतलब यदि कॉपर सल्फेट में, पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट है, उसमें पानी मिलाएं, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें, तो भी यही सारे परिवर्तन होंगे विपरीत क्रम में। यानी पहले कॉपर C1 बनेगा, कॉपर सल्फेट H2O, फिर ट्राईहाइड्रेट बनेगा, कॉपर सल्फेट डॉट COSO4 डॉट 3H2O, और उसके बाद में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बनेगा। और ज़्यादा जल मिला देंगे तो B पॉइंट के बाद हमें क्या मिलेगा, विलयन बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब दो ठोस और एक गैस प्रवस्था साम्यावस्था में होती है तो स्वतंत्रता की कोटि एक होती है। When two solid and one gas, that is 3 phases are in equilibrium, then the degree of freedom is 1. अतः यदि ताप स्थिर कर दिया जाए तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। If the temperature remains constant, then there is no change in pressure. हमें दिखाई दे रहा है रेखा कौन कौन सी, DE, FG और HI क्या शो करती हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब C बिंदु पर दो प्रवस्थाएं हैं, कौन सी, कॉपर सल्फेट 5H2O और जल वाष्प। इसलिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी हुई, F इज इक्वल टू P माइनस C प्लस 2, 2 माइनस 2 प्लस 2 यानी 2। ताप स्थिर है लेकिन दाब बदला जा सकता है। आप देख रहे हैं दाब को हम कहाँ से कहाँ तक बदल सकते हैं, C से D पॉइंट तक। यानी वाष्प दाब 45.5 मिलीमीटर से वाष्प दाब को हम घटाकर कहाँ तक ला सकते हैं, 45.5 मिलीमीटर तक। अब 3 प्रावस्थाएं हो गई तो स्वतंत्रता की कोटि 1 हो गई। तो ताप हमने स्थिर रखा है, इसलिए D से E तक हम दाब को परिवर्तित नहीं कर सकते, दाब जो है वो स्थिर हो जाता है। यही बात बिंदु E और G पर लागू होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी जलीय क्रिस्टल के निर्जलीकरण की प्रक्रिया में बारी बारी से अनेक वाष्प दाबों पर निर्जलीकरण होना इस बात का परिचायक है कि तंत्र में अनेक जलीय क्रिस्टल भाग ले रहे हैं। इस तंत्र को एक दूसरे आरेख दाब ताप के द्वारा भी समझाया जा सकता है, क्योंकि संगठन निश्चित रहता है, इसलिए हम इसको दाब ताप आरेख से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is about कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम, कॉपर सल्फेट जल तंत्र। और इसी के साथ हमारा प्रावस्था आरेख या फेज प्रावस्था साम्य फेज इक्विलिब्रियम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे।
थैंक यू।